वेलकम टू बीपीएससी यूपीएससी स्टडी चैनल। आज मैं बिहार समसामयिकी 2024 की अगली श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर 1 बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में निम्न में से बिहार के किस गांव के निवासियों ने 2024 के लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया। इसमें पूछा गया है कि जो लोकसभा का 2024 में चुनाव हुआ था, उस चुनाव में बिहार के कौन सा ऐसा गांव है जिसके निवासियों ने पूर्ण रूप से उस चुनाव का बहिष्कार किया, यानी कि मतदान में भाग नहीं लिया। तो पहला है खोखनाहा, दूसरा है कुमरखत, सी है बरेजा और डी है टरवा परसा। यानी ए खोखनाहा, बी कुमरखत, सी बरेजा और डी टरवा परसा। तो इसमें आपका जो आंसर होगा खोखनाहा होगा। खोखनाहा जो है सुपौल जिला में है। कहाँ पर है? सुपौल जिला में है। यहाँ के जो निवासी थे वो 2024 के लोकसभा चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार किए। यही नहीं, जो विधानसभा का बिहार में चुनाव हुआ था उसका भी बहिष्कार किए थे। 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसका भी बहिष्कार किए थे। तो बहिष्कार क्यों करते हैं? तो उसका मुख्य कारण है कि वो वहाँ के विकास कार्यों से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि यहाँ पर विकास कार्य नहीं हो पाता है, हम लोग उससे वंचित हैं, और कोई भी जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो इसमें रुचि नहीं लेते हैं। इसलिए इन्होंने बारंबार लोकसभा हो या विधानसभा हो उसके चुनाव का बहिष्कार करते हैं। तो इससे जुड़ा हुआ जो प्रश्न है उस पर मैं फोकस करना चाहता हूँ, क्योंकि जीएस जो होता है वो ये जरूरी नहीं है कि जो ज्वलंत मुद्दा हो उसी को पूछा जाए, क्योंकि जो ज्वलंत मुद्दा होता है उसको सब लोग जानते हैं, लगभग सभी लोग उसके जानकारी रखते हैं। लेकिन उससे जुड़े हुए जो क्षेत्र हुआ उसको भी अपने ज्ञान के अंदर समाहित करना जरूरी होता है। तो इसी संदर्भ में ये जो क्वेश्चन है उसमें कई प्रश्न उभरते हैं। वो जो प्रासंगिक प्रश्न उभरते हैं उसकी जानकारी रखना आवश्यक है, क्योंकि उससे पूछा जा सकता है। पहला तो 2024 के लोकसभा चुनाव। तो 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वो 7 चरणों में हुआ था। कितने चरण में? 7 चरण में। बिहार में जो हुआ था, बिहार में वो भी बिहार में जो लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ वो कितने चरण में हुआ था? 7 चरण। पहला चरण हुआ 19 अप्रैल, दूसरा चरण हुआ 26 अप्रैल। यानी अप्रैल में 2 चरण में संपन्न हुआ, 19 अप्रैल और 26 अप्रैल। और तीसरा हुआ 7 मई, चौथा हुआ 13 मई, पांचवा हुआ 20 मई और छठा हुआ 25 मई और 7वां हुआ 1 जून। यानी इन 7 चरणों में बिहार में लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ। 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को
संपन्न हुआ। बिहार में जो लोकसभा की सीटें हैं वो कुल सीटें 40 हैं। कुल सीटें कितनी है? 40। अब प्रश्न पूछ सकता है कि कौन पार्टी कितनी सीटें जीती। तो इसमें जो बीजेपी है, बीजेपी 12 सीटें जीती है। जो जदयू है, जेडीयू, उसने भी 12 सीटें जीती। आरजेडी यानी राजद 4 सीटें जीती हैं और कांग्रेस ये 3 सीटें जीती हैं। और जो माले हुआ वो 2 सीटें जीती हैं। निर्दलीय, उसके बाद हम हुआ, हम जीतन मांझी का 1 सीट है। फिर लोजपा हुआ, पांच सीटें। लोजपा 5 सीटें, निर्दलीय 1 सीट। तो यानी कुल मिलाकर जो एनडीए गठबंधन हुआ वो 30 सीटों पर विजयी दर्ज किया। 12, 12 24, 24 5 29 और हम 31। एनडीए टोटल कितना पर? 30 सीटें। और इंडिया जो गठबंधन था NIDIA, इंडिया कितना पाया? 10 सीट, 9 सीटें। और निर्दलीय 1 सीट है, निर्दलीय 1 सीट। नौ 1 10 30, 10 40 सीटें। तो इन 40 सीटों पर बीजेपी और जेडीयू को 12-12 सीटें मिली हैं। आरजेडी को 4, कांग्रेस को 3, माले को 2, हम को 1, लोजपा को 5 और निर्दलीय को 1 सीटें मिली है। और भारत के स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर सबसे बड़ी पार्टी भाजपा, जो केवल अपने बल पर 240 सीटें जीती। और एनडीए कहा जाए तो 293 सीटें। इंडिया 243 सीटें। ये देश के स्तर पर ये आंकड़ा रहा। तो लोकसभा का जो चुनाव है, अब प्रश्न उठता है, इससे संबंधित एक और क्वेश्चन है कि
इस चुनाव को संपन्न कराने वाली संस्था कौन है? तो उसको कहते हैं चुनाव आयोग। कौन संस्था है? चुनाव आयोग। बहुत फेमस क्वेश्चन है बिहार के लिए, इससे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1950 को। अब एक और क्वेश्चन उभरता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो वही 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन उभर रहे हैं। 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। यह एक संवैधानिक संस्था है और राष्ट्रीय मतदाता दिवस उसी 25 जनवरी को मनाया जाता है। अब प्रश्न उठता है चुनाव आयोग का प्रमुख कौन होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त। कौन होता है प्रमुख इसका? मुख्य चुनाव आयुक्त। पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? 1950 में सुकुमार सेन। पहला प्रमुख चुनाव आयुक्त प्रथम सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम था सुकुमार सेन, जो 1950 में मुख्य चुनाव आयुक्त का पद ग्रहण किया। और उस समय एक ही चुनाव आयुक्त होता था, वो थे मुख्य सुकुमार सेन। 1989 में जाकर बहुसदस्यीय चुनाव आयोग की नियुक्ति की गई, यानी कि बहुसदस्यीय चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते थे और 2 चुनाव आयुक्त होते थे। 1989 में 1989 में बहुसदस्यीय यानी 3 सदस्यीय चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई, आयोग बनाया गया। यानी एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते थे और 2 चुनाव आयुक्त होते थे। लेकिन फिर कुछ समय के लिए लगभग 1990 में उसको 1 सदस्यीय बना दिया गया। लेकिन पुनः 1990 के बाद उसको बहुसदस्यीय बनाया जाता है और वही व्यवस्था अभी तक चलायमान, अभी तक वो चल रही है। यानी 1993 में जाकर पुनः आपको बहुसदस्यीय चुनाव आयुक्त की व्यवस्था कर दी गई, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते थे और 2 चुनाव आयुक्त होते थे। इसको डिलीट कर देते हैं हम। अब एक प्रश्न उठता है कि जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। भारत के राष्ट्रपति। ये सरकार की अनुशंसा पर राष्ट्रपति चुनाव आयुक्त की
नियुक्ति करते हैं। और चुनाव आयोग की व्यवस्था हमारे संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 के मध्य की गई है। भारतीय संविधान के जो भाग 15 है उसके अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग की बात कही गई। चुनाव आयोग का गठन किया जाएगा जो भारतीय चुनाव का, जिसमें लोकसभा का चुनाव हुआ, राज्यसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ, विधान परिषद का चुनाव हुआ, राष्ट्रपति के चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव का निर्देशन निरीक्षण की व्यवस्था भारतीय चुनाव आयोग के अंतर्गत नियुक्त चुनाव अधिकारी करेंगे। इसका प्रावधान 324 में किया गया है। और 326 में वयस्क मताधिकार की बात कही गई है। तो वयस्क मताधिकार पहले 21 वर्ष की आयु तक ही लोग मताधिकार का प्रयोग कर सकते थे। 1988 में 61वें संविधान संशोधन लाया गया और 21 वर्ष से आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई और वो कार्यान्वित हुआ 1989 में। इसको याद रखिएगा। तो पूछता है कि 18 वर्ष आयु किस संशोधन द्वारा की गई, तो 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा जो 1989 में लागू हुआ। इसको याद रखिएगा। तो ये अनुच्छेद हो गया। अब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं जो सरकार अनुशंसा करती है। तो इसमें राष्ट्रपति जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हो, मुख्य चुनाव आयुक्त हो या चुनाव आयुक्त हो, उनकी नियुक्ति करते हैं तो उसकी अनुशंसा के लिए किसी समिति की व्यवस्था नहीं की गई थी। वो सरकार ही यानी प्रधानमंत्री ही जिस व्यक्ति को अनुशंसा कर देते थे उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कर दी जाती थी। तो सुप्रीम कोर्ट में 2023 में याचिका दायर की गई। उसमें बर्नवाल वर्सेस भारत संघ का मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। तो बर्नवाल वर्सेस भारत संघ के मामले का सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में स्पष्ट रूप से सरकार को निर्देश दी कि जब तक आप चयन समिति का गठन नहीं करते हैं तब तक आप न्यायालय द्वारा बताई गई चयन समिति के आधार पर ही चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करे। तो सुप्रीम कोर्ट जो बताई गई थी समिति, तो चुनाव उस समिति में प्रधानमंत्री होते थे, प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, लोकसभा में जो विपक्ष के नेता उठते हैं वो, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। बर्नवाल वर्सेस भारत संघ में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसके तहत प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, लोकसभा विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश की एक कमेटी बनेगी, समिति बनेगी, जिस समिति आपको मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की अनुशंसा करेगी। लेकिन सरकार एक समिति बनाई, लेकिन उस समिति में
जो मुख्य न्यायाधीश हैं उसका स्थान नहीं दिया। अब जो 2023 में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित जो कानून बना है उसके तहत एक समिति बनाई गई है। एक समिति होगी जिसमें प्रधानमंत्री होंगे, विपक्ष के नेता होगा, और प्रधानमंत्री द्वारा चयनित एक कैबिनेट मंत्री होगा। कैबिनेट मंत्री कहने का कि जो संसद ने विधेयक पारित किया, कानून बनाया, जो उसको अधिनियमित किया, उसमें व्यवस्था की गई कि एक सर्च कमेटी होगी जिसका अध्यक्ष कानून एवं विधि मंत्री होंगे, और कानून एवं विधि मंत्री 5 व्यक्तियों का पैनल तैयार करेंगे। तो उसका नाम सर्च कमेटी दिया गया। वो 5 व्यक्तियों का पैनल तैयार करेंगे जो मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त के पद के लिए निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, और उसी 5 व्यक्तियों में से जो समिति होगी वो जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा चयनित कोई एक कैबिनेट मंत्री होंगे, वो राष्ट्रपति को अनुशंसा करेंगे। उसी अनुशंसा के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी। अब ये व्यवस्था कर दी गई। ठीक, ये स्पष्ट हो गया। 2023 में ये व्यवस्था, एक विधेयक लाया गया, उसी विधेयक के तहत ही व्यवस्था की गई है। इस से संबंधित एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो 2024 के लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें बिहार से कितने महिला सांसदों का निर्वाचन हुआ जो लोकसभा पहुंची। तो बिहार से निर्वाचित होने वाली, बिहार से निर्वाचित महिला सांसद कितनी थे? 5 महिला सांसदों की संख्या कुल कितनी है? 5। इस बार 40 सांसदों में 5 महिला सांसदों का निर्वाचन हुआ है। वो लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। कुल कितनी है? 5। और पिछले विधानसभा चुनाव में यानी 2019 में कितने थी? 3 थी। 2019 में 3 महिला थी, लेकिन इस बार 2 महिला बढ़ी हैं और 5 हो गई है। और यदि भारत की बात किया जाए, भारत में कितनी कुल महिला सांसद हैं? भारत में कुल महिला सांसद कितनी है? तो 74 है। भारत में कितनी है? 74 है। लेकिन 2019 में क्या स्थिति थी? 2019 में महिला सांसद 77 थी। भारत में 2019 में महिला सांसदों की संख्या कितनी थी? 77। और अभी 2024 में क्या हो गया है? 74, यानी 3 महिला सांसदों की कमी आई है। जबकि बिहार में 2 महिला सांसदों की वृद्धि हुई है। तो इसको याद रखने की बात है। यदि वैश्विक स्तर पर हम चले तो विश्व में सबसे अधिक महिला सांसद, सबसे अधिक
महिला सांसद कहाँ है? तो रुवांडा में है। रुवांडा में लगभग 61% के लगभग महिला सांसद हैं। उसके बाद दूसरा का स्थान, पहले का रवांडा, दूसरा का क्यूबा में है। वैश्विक स्तर पर रवांडा में सबसे अधिक महिला सांसद है। यह आश्चर्यचकित करने वाली है कि रवांडा में 1994 में नरसंहार हुआ था, जो जनसंहार हुआ था, उसमें सबसे अधिक महिला और बच्चों की मृत्यु हुई थी। लेकिन उसी रवांडा में आज विश्व में सबसे अधिक महिला सांसदों की संख्या है। विश्व में सबसे अधिक महिला सांसदों की संख्या रवांडा में है और दूसरा स्थान पर क्यूबा आता है। अब भारत का स्थान है 150वां। भारत का स्थान 2019 के आंकड़ों के अनुसार, 2019 में के आंकड़ों के आधार पर भारत का स्थान कितना है? 150वां। भारत से बेहतर स्थिति में कौन है? पाकिस्तान है, उसका 101वां स्थान है। यानी भारत से में जितनी महिला सांसदों की संख्या, उससे दुगनी महिला सांसदों की संख्या पाकिस्तान में है और इसीलिए उसका 101वां स्थान है, जबकि भारत का 150वां स्थान है। तो ये भी एक जीएस का मुख्य पाठ हो गया। आयुक्त है, उसको याद रखिएगा। इसको डिलीट करते हैं। अभी जो चुनाव आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन है? राजीव कुमार। ये भी बीपीएससी हमेशा पूछता है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो इसको मारिए, बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है कि भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो इसको मारिएगा राजीव कुमार। एक और उसमें क्वेश्चन है, कोई ऐसा कौन सा चुनाव आयुक्त था जिसने भारतीय ठीक पहले त्याग पत्र दे दिया? दूसरा मारिएगा क्या? अरुण गोयल। इन्होंने त्याग पत्र दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। अभी चुनाव जो 2024 में हो रहा था, मतलब चुनाव प्रारंभ नहीं हुआ था, घोषणा हो चुकी थी। ये अरुण गोयल दौरा भी किए, लेकिन एकाएक इन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिए और इस पर पूरी चुनाव की जो जिम्मेदारी थी राजीव कुमार पर आ गई, क्योंकि एक और मेंबर का कार्यकाल पूरा हो चुका था, इसलिए वो रिटायर हो चुके थे। मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों के लिए होता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो पहले पूरा हो जाती है वो रिटायर की आयु होती है। मुख्य चुनाव आयुक्त को कैसे हटाया जाता है? तो उसको हटाने के लिए, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए 2/3 सांसदों के बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए, संकल्प पारित होना चाहिए। और यदि पारित हो जाता है दोनों सदनों में, तो मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। और चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए केवल मुख्य चुनाव आयुक्त की अनुशंसा पर ही चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। यानी कि इसके लिए महाभियोग की व्यवस्था नहीं की गई है। महाभियोग की केवल एक ही व्यवस्था की गई, राष्ट्रपति को हटाने के लिए केवल महाभियोग की व्यवस्था की गई है। इन लोगों को हटाने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त को 2/3 बहुमत से एक संकल्प पारित होना चाहिए था। संकल्प दोनों सदनों में पारित हो जाता है तो मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। और अन्य जो चुनाव आयुक्त है वो मुख्य चुनाव आयुक्त की अनुशंसा पर उनको हटाया जा सकता है, या राष्ट्रपति को अधिकार है कि उनको हटा सकता है। तो ये हो गया मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में।
इससे कोई भी प्रश्न पूछेगा, इससे संदर्भित कोई भी प्रश्न होगा, आप लोग इसका उत्तर विस्तार पूर्वक दे सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस संगठन ने बेगूसराय को विश्व का सबसे प्रदूषित महानगर के रूप में दर्ज किया है? पिछले वीडियो में मैं इस पर चर्चा कर चुका हूं कि बिहार का कौन सा ऐसा शहर है जिसको सबसे प्रदूषित, विश्व का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है, वायु प्रदूषित शहर घोषित किया गया है, वो बेगूसराय। अब उसी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन बनता है कि बेगूसराय का जो विश्व का सबसे प्रदूषित महानगर घोषित किया गया है, तो किस संस्था ने ऐसा घोषित किया है? तो ए है विश्व बैंक, बी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी है IQAir और डी है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। अब इसमें से जो आंसर होगा वो सी होगा, IQAir। IQAir ने एक घोषणा की है कि बेगूसराय विश्व का सबसे वायु प्रदूषित महानगर है। अब विश्व बैंक के बारे में थोड़ा हम लोग जान ले। विश्व बैंक की स्थापना जो हुई थी वो 1944 में न्यू हैम्पशायर, जो अमेरिका में है, संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यू हैम्पशायर में 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत हुई थी। कौन सम्मेलन था? ब्रेटन, ये पूछता है, ब्रेटन वुड सम्मेलन। न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ। उसी समय विश्व बैंक की स्थापना 1944 में की गई। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भी स्थापना की गई 1944 में। दो संगठन आया, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 1944 में स्थापना की गई। इस दोनों का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC कहाँ है? वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य USA की राजधानी है। यहीं पर दोनों का, विश्व बैंक का भी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, दोनों का मुख्यालय यहीं पर है। तो 1944 में जो विश्व बैंक की स्थापना हुई या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई, उसका क्या उद्देश्य था? तो उसका उद्देश्य यही था कि जो विश्व युद्ध हुआ था उससे जो क्षति पहुंची थी राज्यों राष्ट्रों की, तो उस क्षति की भरपाई की जाए और विकास कार्यों में सहयोग किया जाए। इसी उद्देश्य को लेकर न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत विश्व बैंक की स्थापना की गई थी और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भी स्थापना की गई थी। तो विश्व बैंक की विशेषता है कि विश्व बैंक जो विकासशील देश है, जो गरीब देश है, निर्धन देश है, उसी देश को सहायता करता है। और ये मौद्रिक नीति बनाने में सहायता तो करता ही है, इसके अतिरिक्त विकास से संबंधित कार्यों में भी सहायता करता है। यानी दो कार्यों में सहायता करता है। किसी भी देश की मौद्रिक नीति, किसी भी देश नहीं, विकासशील देश जो निर्धन देश है उसकी मौद्रिक नीति में विश्व बैंक सहायता करता है। साथ में उसके विकास के लिए जो भी कार्य है उसमें वित्त की व्यवस्था करता है विश्व बैंक। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वो सभी देशों के लिए केवल मौद्रिक नीति पर ही फोकस करता है। और ये इसमें विकासशील देश के साथ साथ विकसित देश भी शामिल है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में विकसित और विकासशील देश दोनों के लिए जो राष्ट्रीय मौद्रिक नीति होती है उसको वृद्धि करने के लिए, उसमें कैसे कार्य किया जाए, उसको किस प्रकार संचालित किया जाए,
इत्यादि के बारे में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अनुशंसा करता है, उस पर निगरानी रखता है, उसको देख रेख करता है। विश्व बैंक केवल विकास से संबंधित कार्यों पर, वो भी केवल विकासशील देशों के संदर्भ में ही कार्य करता है। इसका जो पहला नाम था विश्व पुनर्निर्माण एवं वित्त बैंक था। विश्व बैंक का पहला नाम था इसमें हुआ था उसका विश्व पुनर्निर्माण एवं वित्त बैंक। इसी को बाद में विश्व बैंक कहा गया। जब इसमें 5 संस्थाएं मिल गई, 5 संस्थाएं मिली तो इसका नाम पड़ गया विश्व बैंक। हो गया विश्व बैंक का और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। दोनों में एक ही अंतर है कि ये जो मौद्रिक नीति पर विकसित और विकासशील दोनों देशों पर ध्यान देता है, जबकि विश्व बैंक मौद्रिक नीति के अतिरिक्त विकास से संबंधित कार्यों पर ध्यान देता है, वो भी केवल विकासशील देशों के संदर्भ में। अब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अभिकरण है। इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। कहाँ की गई थी? नैरोबी में की गई थी। नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय है। वहीं 1972 में इसकी स्थापना की गई थी ताकि पर्यावरण से वैश्विक स्तर पर जो पर्यावरण से संबंधित किसी भी समस्या का निगरानी करें, उसके बारे में अनुशंसा करें, उसके लिए कार्य करें। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण की स्थापना की गई थी। अब IQ ईयर डिलीट करते हैं। IQ ईयर क्या है? IQ ईयर इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो भी पर्यावरण से संबंधित प्रदूषण फैलता है, यानी वायु जनित जो प्रदूषण फैलता है, उसकी निगरानी करना। अब वैश्विक स्तर पर उसकी सूचकांक तैयार करना, सूची तैयार करना और देशों को जागरूक करते रहना, उनको बताते रहना कि आपके यहाँ इतना लेवल पर प्रदूषण फैला हुआ है। तो IQ ये एक स्विस कंपनी है। स्विस कंपनी है जो पर्यावरण प्रदूषण पर, विशेष से वायु प्रदूषण पर निगरानी रखती हैं और विभिन्न देशों के सरकारी अभिकरणों या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं या राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा जो वायु से प्रदूषण से संबंधित आंकड़ा तैयार किया जाता है, उसी को आधार बनाकर वैश्विक स्तर पर यह सूचकांक जारी करती हैं और पर्यावरण प्रदूषण के बारे में राष्ट्र को बताती हैं। तो IQ ईयर स्विस कंपनी है जिसका IQ मतलब इंटरनेशनल क्वालिटी इंडेक्स, IQI इंटरनेशनल क्वालिटी इंडेक्स है। IQ इंटरनेशनल क्वालिटी ईयर है। तो इसके तहत WHO एक संस्था है। WHO ये विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अभिकरण है। ये एक पैमाना निर्धारित किया है कि इस पैमाने पर यदि कोई देश पहुंच जाता है तो वो वायु प्रदूषण से ग्रसित देश कहलाता है। तो इस पैमाने के तहत कहा गया है कि लगभग जो 5 प्रकार के कारक हैं, 5 प्रकार के कारक कौन कौन है? पहला है PM10 और PM 2.5 माइक्रोग्राम। दूसरा है
SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और चौथा है कार्बन मोनोऑक्साइड, और पांचवा है ओजोन। जो 5 प्रकार के कारक हैं, इससे वायु प्रदूषित होता है। तो PM2, PM10 एवं PM2.5 जो है, तो पार्टिकुलर मैटर हो गया 10 और पार्टिकुलर मैटर 2.5, तो 2.5 माइक्रोग्राम। ये सबसे छोटा कण है, ये सांस में प्रवेश कर सकता है, ये भी सांस के द्वारा प्रवेश कर सकता है। तो PM10 है, इससे छोटा PM10 माइक्रोग्राम या इससे छोटा, या PM2.5 माइक्रोग्राम के जो भी कण है वो मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन O3, ये तत्व जो है ये वायु में प्रदूषण फैलाता है। तो WHO को यही 5 कारक निर्धारित किया है WHO ने। इसी 5 कारकों के आधार पर स्विस कंपनी IQ एयर इंटरनेशनल लेवल पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी करती है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स से एक और बात जान लें आप लोग कि सबसे स्वच्छ वायु किसको घोषित किया गया है, कितना उसका परसेंटेज होना चाहिए, तो 0 से लेकर 50 तक यदि रहता है तो उसको स्वच्छ वातावरण कहा जाएगा। 51 से 100 रहेगा तो मध्यम दर्जा दिया गया है। 100 से इंडेक्स है सूचकांक है, सूचकांक, तो सूचकांक जारी करता है, उसमें 0 से 50 लेवल रहेगा उसको स्वच्छ वातावरण कहा जाता है। 51 से 100 रहेगा उसको मध्यम स्तर का वातावरण कहा जाएगा, और 101 से 200 रहेगा तो उसको खराब कहा जाएगा, और 201 से 300 रहेगा तो उसको बहुत खराब कहा जाएगा, और 301 से ऊपर रहेगा तो उसको खतरनाक कहा जाएगा, खतरनाक स्तर पर। तो इंडेक्स जारी किया है। इसके अलावा 6 प्रकार के रंग भी जारी किया गया है, जिसमें ग्रीन रंग है, ऑरेंज रंग है, रेड रंग है। इसके आधार पर भी सूचकांक जारी किया गया है। उसके आधार पर कहा जाता है कि जो ग्रीन रंग है वो सबसे स्वच्छ वातावरण को संकेत करता है, और ये अंकों के आधार पर भी इसको बांटा गया है, यानी अंकों और रंगों के आधार दोनों आधार पर बांटा गया है। अंक का आधार ये हो गया, रंग के आधार पर जो ग्रीन हो गया, आपको ऑरेंज हो गया, रेड हो गया, आदि रंग 6 रंग प्रदान किए गए हैं। तो इसी आधार पर IQ एयर यानी कि स्विस कंपनी IQ एयर जो कंपनी है वो प्रदूषण का स्तर प्रकाशित करती है, और वही जो प्रदूषण का स्तर प्रकाशित की है उसी के तहत बेगूसराय को विश्व का सबसे प्रदूषित महानगर के रूप में घोषणा की गई है। तो इस एक क्वेश्चन से आप ABCD 4 क्वेश्चन जाने, इससे भी कई प्रकार के क्वेश्चन जाने। तो मेरा यही प्रयास है कि जो भी करंट घटनाएं घट रही है उसको तो आप लोग जानकारी रखे ही, साथ से उससे जुड़ी हुई उसको उस घटना से जुड़ी हुई जो भी अन्य प्रासंगिक कारक हैं, जो क्षेत्र हैं, उसको भी जानकारी आप लोग रखें। उसके जानकारी के लिए आप लोगों को पृथक रूप से पढ़ना पड़ेगा, और मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से ही
उन सारी जानकारियों को आप लोग ग्रहण कर लें। तो इस प्रकार बिहार समसामयिकी 24 के अंतर्गत मैं 2 प्रश्न का ही यहाँ पर पूर्ण रूप से विश्लेषण कर पाया। यदि और प्रश्नों का विश्लेषण कर पाता तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। इसलिए फिर अगले प्रश्न के लिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।